नमस्ते टू ऑल मैजिकल माइंड्स डियर। आज हम अपने इस चैप्टर में एम लेटर और एन लेटर के जो टर्म्स हैं वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज का जो टर्म है वो है मैंडेट। मैंडेट आपको पता है, मैंडेटरी मतलब कि जो चीज़ करना ज़रूरी होता है उसको बोलते हैं। तो मैंडेट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैंडेट अगर किसी को किसी काम को करने की अथॉरिटी दी गई है, यानी कि उसे मैंडेट बनाया गया है, तो वहाँ पे आपका मैंडेट टर्म जो है वो यूज़ होगा। नेक्स्ट टर्म आपका मैनिफेस्ट है। मैनिफेस्ट टर्म जनरली आपको जब आप कस्टम लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैनिफेस्ट एक शिप के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है, जिस डॉक्यूमेंट में शिप पे क्या क्या कार्गो रखा गया है, जितना भी सामान शिप के ऊपर होता है उसका पूरा डिटेल, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जो पैसेंजर्स होते हैं, वो पूरा जो डिटेल है वो मैनिफेस्ट में दिया जाता है। नेक्स्ट जो आप टर्म देख रहे हैं वो है मार्केट लॉट। मार्केट लॉट जो लॉट टर्म यहाँ पे यूज़ हो रहा है शेयर मार्केट के रिगार्डिंग हो रहा है। शेयर मार्केट में जब हम शेयर बाई करने जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो शेयर की ट्रेडिंग के लिए मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो लेना आपको ज़रूरी होता है वो कभी कभी बताया जाता है कि जैसे आप शेयर्स खरीदने जा रहे हैं तो कम से कम 100 शेयर्स आपको बाय करने ही करने हैं एक बार में। तो उस शेयर्स जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स है उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉट बोलते हैं, राइट। तो वैसे तो सिंगल शेयर भी जो है डीमेट फॉर्म में अगर हम बात करें तो सिंगल शेयर भी ट्रेड किया जा सकता है। नेक्स्ट आप एमसीए देख रहे हैं। एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर ही आईसीएसआई जो है वो चलता है, राइट। तो ये एक गवर्निंग अथॉरिटी है। जितने भी हमारे कंपनी लॉ के कंप्लाइंसेस होते हैं, एलएलपी के कंप्लाइंसेस होते हैं, वो सारे हम एमसीए की साइट पे जाकर करते हैं। नेक्स्ट आप टर्म देख रहे हैं मीडिएशन। जब भी दो पार्टी में डिस्प्यूट होता है तो उनके बीच जो मीडिएटर का काम करता है, जो थर्ड पार्टी मीडिएटर का काम करती है, ताकि उनका जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो पाए। तो इसका मतलब होता है कि थर्ड पार्टी ने मीडिएशन का काम किया है, वो एक ऐसे सेटलमेंट की ओर दोनों डिस्प्यूट वाली पार्टी को ले जाती है जो म्यूचुअली एक्सेप्टेड होता है, दोनों पार्टी को मंजूर होता है। तो कभी कभी जो डिस्प्यूट होता है वो मीडिएशन के थ्रू भी रिजॉल्व करवाया जाता है। नेक्स्ट जो आप फ्रेज देख रहे हैं वो फ्रेज है आपका एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपको पता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जब भी कंपनी बनाई जाती है तो कंपनी के मेन फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, किस उद्देश्य के लिए, किस पर्पज़ के लिए कंपनी बनाई गई है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी की शेयर कैपिटल क्या है, कंपनी बनाने वाले जो सब्सक्राइबर होते हैं उनका जो सिग्नेचर है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही होता है। इसको आप डिटेल में कंपनी लॉ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है मर्चेंट बैंकर। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करती है तो जो उसको मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ता है। मर्चेंट बैंकर का काम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो करते हैं। उनका स्पेशलाइजेशन होता है कि सिक्योरिटी को कैसे ट्रेड किया जाए, उसकी कैसे ब्रोकिंग की जाए, जितनी भी एडवाइजरी एक्टिविटीज़ हैं वो कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। शेयर्स के अंडरराइटिंग कैसे की जाए, ठीक है। तो ये जो शेयर्स को बेचने का जो सारा प्रोसेस होता है, ट्रेडिंग का जो सारा प्रोसेस होता है, एडवाइजरी एक्टिविटी जो होती है, वो सारी ये मर्चेंट बैंकर्स जो हैं कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। जनरली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वही मर्चेंट बैंकर का काम करते हैं। और जब भी कोई कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर लाती है तो उसको मर्चेंट बैंकर्स जो हैं वो अपॉइंट करने पड़ते हैं। इवन मर्जर वगैरह के केस में भी, मर्जर एक्विजिशन के केस में भी कंपनी को मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम मर्जर टर्म की बात कर रहे हैं। मर्जर का मतलब होता है कि दो कंपनियां आपस में मिल गई हैं और एक वेंचर चला रही है, या आप कह सकते हैं कि एमलगमेशन ऑफ टू और मोर एंटरप्राइजेस जो कि पहले अलग अलग काम कर रहे थे लेकिन अब मिलकर काम कर रहे हैं, यानी कि दो कंपनियां एक साथ जो है मिलकर आ गई हैं। तो और न्यू नेम के साथ भी आ सकती हैं, राइट।
तो उसको हम मर्जर बोलेंगे, जहाँ पे दो कंपनियां आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जब भी कोई कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है मार्केट में, तो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जिसके लिए उसको एप्लीकेशन मनी रिसीव होनी चाहिए, वो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाता है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला कंपनी को, तो कंपनी जो है शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। तो सपोज ये आपका कंपनी लॉ में प्रोविज़न है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग, कि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाएगी तो उसको मिनिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो है कितनी मिल रही है, एप्लीकेशन मनी कितनी मिल रही है, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाता है तभी जो है कंपनी अपने शेयर्स जो है अलॉट कर सकती है। जब तक अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता है तो उसको वो इशू जो है कंपनी को कैंसिल करना पड़ता है। नेक्स्ट टर्म हम यहाँ पे देख रहे हैं मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है अगर किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस के पास सारे एक्सक्लूसिव राइट हैं या प्रिविलेजेस है कि वही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या मार्केट में डील कर सकता है, सारा कंट्रोल उस प्रोडक्ट या मार्केट के रिगार्डिंग एक ही बिजनेस या कंपनी के पास है, तो ये बोला जाएगा कि कंपनी की उस बिजनेस या मार्केट में मोनोपोली है। तो वही मोनोपोली होती है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो जो मोनोपोली वाली कंपनी है वो अपने मन माफिक जो है प्राइस को रेगुलेट कर सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पब्लिक बेनिफिट वाली चीज़ें रहती हैं, गवर्नमेंट उस पर मोनोपोली बना कर रखती है ताकि कोई प्राइवेट प्लेयर ना आ सके, और पब्लिक इंटरेस्ट वाली चीज़ें वो अपने कंट्रोल में गवर्नमेंट रखती है ताकि प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली वहाँ पर ना बन सके। तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक बेनिफिट वाली जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं या गवर्नमेंट की वहाँ पर मोनोपोली रहती है। नेक्स्ट टर्म आप जो देख रहे हैं वो आपका है मोरेटोरियम। मोरेटोरियम किसी भी एक्टिविटी को रोक देने को कहते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कुछ क्राइसिस आए और उसके समय नेशनल क्राइसिस के टाइम बोलती है कि हाँ आपको लोन का पेमेंट नहीं करना है या पेमेंट ऑफ डेट्स को जो है फ्रीज कर देती है, तो ऐसे को आप मोरेटोरियम टर्म जो है वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अगर किसी क्राइसिस के टाइम गवर्नमेंट किसी डेट के पेमेंट को रोक देती है और किसी एक्शन को रोक देती है नेशनल क्राइसिस या इमरजेंसी के टाइम, तो वहाँ पे मोरेटोरियम टर्म जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट टर्म हम यहाँ पे देख रहे हैं मॉर्गेज। जब लोन लिया जाता है और लोन लेने के लिए सिक्योरिटी के तौर पे किसी इमूवेबल एसेट को गिरवी के तौर पे रखा जाता है, तो वहाँ पे मॉर्गेज टर्म जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट टर्म आपका नाबार्ड। नाबार्ड आपका गवर्नमेंट बैंक है और नाबार्ड का हम फुल फॉर्म एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रोमिसरी नोट के लिए यूज़ किया जाता है। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब मैंने आपको बताया ही हुआ है कि कोई अगर राइटिंग में स्टैम्प लगा हुआ है, स्टैम्प जहाँ पे लगा हुआ है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है और जिस पे आपने साइन किए हुए हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। तो कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं केवल डिलीवरी से या डिलीवरी एंड एंडोर्समेंट के साथ, वो आपके सारे जैसे चेक्स हो गए, बैंक नोट्स हो गए, ट्रेजरी बिल हो गए, डिविडेंड वारंट्स हो गए, सब आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आएंगे। और अगर मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की बात करूं तो वहाँ पे चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट जो है कवर होते हैं। नेक्स्ट आपका जो टर्म है वो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाया जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो पहले सेल्स में से डायरेक्ट एक्सपेंस घटाए जाते हैं, जिसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आता है और ग्रॉस प्रॉफिट से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम घटाते हैं, जिसके बाद हम नेट प्रॉफिट जो है आपका कैलकुलेट होकर आता है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के कैलकुलेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आपका कॉस्टिंग का पार्ट है, अकाउंट्स का पार्ट है, राइट। तो ये चीज़ आप वहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल जो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट कैलकुलेट करके आता है वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। नेटवर्थ, किसी भी बिजनेस की सारी एसेट्स को बेचकर आउटसाइडर की लाइबिलिटी
पे करने के बाद बिजनेस में जो ओनर के लिए बचेगा वो नेटवर्थ कहलाता है। यानी कि सारी एसेट्स में से अगर मैं आउटसाइडर की लाइबिलिटी माइनस कर दूं तो जो बिजनेस की वैल्यू आएगी उसको हम नेटवर्थ बोलते हैं। और जनरली नेटवर्थ में जो भी नेटवर्थ है वो बिजनेस के ओनर का होता है, यानी कि शेयर होल्डर्स का होता है। नेक्स्ट जो आप टर्म देख रहे हैं नो डिलीवरी पीरियड, तो जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स का रजिस्टर कुछ समय बंद रखती है, क्लोज रखती है। उस बीच ट्रांजैक्शन तो चलते रहते हैं, लेकिन सेटलमेंट जब रजिस्टर वापस ओपन होता है तभी किया जाता है। तो रजिस्टर क्लोज इसलिए किया जाता है जब जो कंपनी है डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो डिविडेंड के बेनिफिशियरीज कौन है इसमें कंफ्यूजन ना हो, नए लोगों का नाम ना आए, इसलिए कंपनी जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रजिस्टर क्लोज रखती है। उस पीरियड को हम नो डिलीवरी पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट आप टर्म देख रहे हैं नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव टर्म जनरली आप देखेंगे डिविडेंड के साथ यूज होता है। दो टर्म होते हैं, क्यूमुलेटिव डिविडेंड और नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड। तो जहां पर नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड, सपोज प्रेफरेंस शेयर पे एक साल आपको डिविडेंड नहीं मिला, सपोज आपको 2019 में डिविडेंड अगर नहीं मिला तो 2000 नॉन क्यूमुलेटिव अगर डिविडेंड है तो 2020 में 2019 का डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर वो नहीं मिला तो वो गया, फिर वो नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही क्यूमुलेटिव टाइप का डिविडेंड होता है, इट मीन्स अगर 2019 में प्रेफरेंस शेयर्स पे आपको डिविडेंड नहीं मिला तो वो क्यूमुलेट हो जाएगा 2020 के डिविडेंड में, यानी कि जो नहीं मिला हुआ डिविडेंड है वो आगे जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा और आगे के सालों में जाकर एडजस्ट किया जाएगा और आगे के सालों में मिलेगा। तो डिविडेंड दो टाइप के होते हैं, एक आपका क्यूमुलेटिव होता है और एक नॉन क्यूमुलेटिव होता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटीज़ आपको पता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, इसके अलावा शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन की बात करें, वो सब आपकी जो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। तो बिजनेस के जो लॉन्ग टर्म लोन है, शेयर कैपिटल है, मॉर्गेजेस है, लीजेस है, ये सब आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होंगी। नेक्स्ट जो आपका टर्म है नॉन ऑपरेटिंग एसेट। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स मींस वो एसेट्स जो बिजनेस को ऑपरेट करते टाइम जिन एसेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, यानी कि जब बिजनेस गुड्स या सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है उस टाइम जो है जिन एसेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है उसको हम नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स बोलते हैं। नोटराइज, आपको पता है कोई भी अगर स्टैम्प पेपर में चाहे हम पार्टनरशिप डीड बनाएं या हम एग्रीमेंट टू सेल बनाएं, तो सारी वो जो आपके डीड स्टैम्प पेपर पर बनाए जाते हैं, पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट टू सेल, उसमें उन सारे एग्रीमेंट्स को नोटराइज कराना होता है। यानी कि एक ये फॉर्मेलिटी है कि डॉक्यूमेंट्स में आप उस डॉक्यूमेंट को एक्नॉलेज करवा रहे हैं, ओथ करवा रहे हैं कि हाँ जो नोटरी है, जो नोटरी होता है पब्लिक नोटरी, जो नेक्स्ट आपके टर्म में आया है, गवर्नमेंट का जो पर्सन होता है, जो पब्लिक नोटरी होता है, वो ये सर्टिफाई करता है कि उसके सामने ही सारे पार्टीज़ ने जो है वो सिग्नेचर किए हैं। तो पब्लिक नोटरी बनने की जो अथॉरिटी है, पब्लिक नोटरी को नोटराइज करने की जो अथॉरिटी है, वो कोर्ट जो है प्रोवाइड करता है। राइट, हमारे देश का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ही हम जो है शॉर्ट फॉर्म में NSE बोलते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को NYSE जो है हम बोलते हैं, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। आई होप आपको इतने टर्म्स जो हैं समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।